नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज दस्तक की शुरुआत उस खबर से हम करते हैं जो दस्तक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 770 दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी है। अगले 1 घंटे आज तक पर आप देखेंगे राजनीति के मैदान में कहीं दीप जले, कहीं दिल। बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी खुद को कहती है और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इन दो प्रमुख दलों के बीच दीप जल रहे हैं उन नेताओं के दिलों में जिन्हें उम्मीद है कि वो संभावित मंत्रियों की उस सूची में शामिल हैं जिसके आधार पर संभव है कि कल मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, शपथ ग्रहण में नाम पुकारा जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे की कहानी अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, यानी दस्तक के अगले हिस्से में 10:30 बजे। आखिर कैसे कांग्रेसी नेताओं के दिल जल रहे हैं अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों में पुख्ता जगह बनाने के लिए। हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे साथ आज तक के रिपोर्टर होंगे जो देश में इस वक्त चल रही मंत्रिमंडल विस्तार और कांग्रेसी खेमे में उथल पुथल की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचाते आ रहे हैं। पहले हिस्से में एक विचार आपके सामने रखते हैं, आप सहमत हो तो दस्तक देकर अपनी राय रखिए। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ चेहरे शामिल होंगे, कुछ चेहरे हटेंगे। आप कहेंगे इनमें नया क्या है, तो यहां यह समझना जरूरी है कि पार्टी राजनीति करती है और सरकार का काम विकास करना होता है। सरकार के काम पर भी पार्टी राजनीति कर सकती है, लेकिन लंबे समय से अब यही होता आया है कि राजनीति से ही मंत्रिमंडल तय होने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या सरकार गिरवाकर बनाने का तोहफा मिल सकता है? यानी कि सरकार बनाने के लिए आखिर क्या चीज काम में आने वाली है, योग्यता या फिर जो कुछ काम उन्होंने किया है? यानी क्या सर्बानंद सोनोवाल, सुशील कुमार मोदी सीएम की कुर्सी छोड़ने के बदले मंत्री बनाए जा सकते हैं? ये सारे सवाल। क्या यूपी में जातीय समीकरण साधने के लिए मंत्री पद के लिए फोन कॉल की जाती है? इसीलिए आज तक पूछता है कि योग्यता के आधार पर चयन मंत्री पद के लिए होता है या फिर चुनावी जाति या सियासी संतुलन के आधार पर, जहां देखा जाना चाहिए कि जनता के प्रति काम का समर्पण कितना है, जहां इस पैमाने पर तौला जाना चाहिए कि विकास की योजनाओं को लागू कराने के लिए प्रदर्शन कैसा है। इनकी जगह जातिगत राजनीति में प्रदर्शन और चुनाव जिताने हराने के लिए किए गए तिकड़म के साथ जाति में पकड़ को तरजीह दे दी जाती है। क्या यही इस बार भी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में होएगा? ट्रंप को जितने वोट मिले थे उतना हमारा इंक्रीमेंट है। यानी स्केल देखिए आप, कितना बड़ा स्केल है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए। और 17 राज्य 17 जहां के मतदाताओं ने 50% या 50% से ज्यादा वोट दिया। 2019 में दोबारा ऐतिहासिक विजय हासिल करने के 770 दिन बाद दिल्ली में हलचल है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से नारायण राणे, असम से सर्बानंद सोनोवाल जहाज पकड़कर दिल्ली आ गए, क्योंकि गुरुवार को मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जहां संभव है कि 20 नए चेहरों में ये 3 प्रमुख हो सकते हैं जो कहें। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं श्री सर्बानंद सोनोवाले ईश्वर नामक श्री नारायण तातू राणे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट रिशफल वाली ये संभावित लैंडिंग तब हो रही है जब बीजेपी तमाम कोशिश के बाद बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाई है, जब उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, जब केंद्र में कई मंत्रियों के कंधे पर ज्यादा मंत्रालयों का जिम्मा है, जब केंद्र के कई मंत्रियों का काम प्रधानमंत्री के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं को किया गया वादा बाकी है, और जब कई नेताओं का पार्टी के लिए किया गया सियासी त्याग का तोहफा देना भी बाकी है। तो क्या मध्य प्रदेश में मंगलवार सुबह तक दौरा करते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन्हीं वजहों में से किसी एक के खांचे में फिट होकर मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, या फिर इनकी योग्यता ही सीधे मंत्री पद संभालने की है?
लंबी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को कोई फोन कॉल आया। 2002 से 2014 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद रहे। इस दौरान यूपीए सरकार में उन्होंने ऊर्जा, संचार और वाणिज्य मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री पद भी संभाला। लेकिन क्या इसी जिम्मेदारी को आधार बनाते हुए उन्हें मोदी सरकार में भी मंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि सच्चाई ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा तो गया, लेकिन 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथों उन्हें अपने घर की सीट हारनी पड़ी थी। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस कदम की कीमत मंत्री पद के तौर पर मिल रही है जो उन्होंने 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल होने के लिए उठाया? क्योंकि अगर ये बात सच है कि 4 बार सिंधिया सांसद रहे हैं, तो सच ये भी है कि 2019 में अपनी सीट से अपने ही पुराने निजी सचिव से चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे भी। योग्यता इस बात की देखी जाएगी कि सिंधिया यूपीए राज में 3 मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे, तो फिर योग्यता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिर्फ ये भी मानी जाए कि उन्होंने अपने 19 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, कांग्रेस की सरकार गिराई थी। उस सरकार के बदले में उनके लोगों को मंत्री पद बीजेपी में, कार्यकारिणी में और प्रभार के जिले उनके क्षेत्र के वो सब दिए हैं। कोई भी पद उनको मिल सकता है, कुछ लोगों की बलि लेके, जो बीजेपी के पुराने नेता कार्यकर्ता उनकी बलि। अब थोराचंद गहलोत जी को हटाया गया केंद्रीय। तो ये तो एक डील का पार्ट है, जो डील हुई है भारतीय जनता पार्टी और इनमें कि कांग्रेस की सरकार गिराने के बदले में क्या क्या मिलेगा। कि अगर इनाम देना होता तो तत्काल दिया जाता। सिंधिया जी ने ये कहकर भारतीय जनता पार्टी में समर्पित भाव से आए थे कि मैं अब जीऊंगा भारतीय जनता पार्टी में और मरूंगा भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता के नाते प्रवेश किया, लंबा 15, 16, 17 महीने प्रतीक्षा में रहे। कभी उनने ये कोशिश नहीं की और कभी उनकी तरफ से ये नहीं भी आया कि मुझे मंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के लिए मंत्री चुनना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है, लेकिन वो व्यक्ति योग्यता के आधार पर जनहित में विकास करने वाला हो या फिर वो वोट, सीट और सरकार का इंतजाम करने वाला, जनता के मन में ये सवाल जरूर उठता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। न सिर्फ मंत्री, न सिर्फ वो फेरबदल, बल्कि बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन होगा। बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं, इनके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश का क्या होने वाला है, वहां किस तरह का प्रतिनिधित्व मिल सकता है अलग अलग वर्गों को, उसके लिए कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। लेकिन हिमांशु, पहले यह बताइए कि अमूमन तो किसी को पता ही नहीं होता है कि किसका नंबर आने वाला है, किसको शपथ ग्रहण करने के लिए मिलेगा। वो धुकधुकी आज भी बनी हुई है कि कल सवेरे ही सबको पता चलने वाला है। कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा है, यहां तक कि सिंधिया भी चुपचाप है इस बात को लेकर कि कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी इस बार भी वो गोपनीयता बनी हुई है। लेकिन हम जो जानकारियां दे रहे हो, क्योंकि आपने ही सबसे पहले ब्रेक किया कि कल ही होने वाला है वो शपथ ग्रहण। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल श्वेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनवाई बीजेपी की, इसका पुरस्कार उनको मिलेगा। सर्बानंद सोनोवाल जिस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्सी हेमंता विश्व शर्मा को दी और पार्टी के कहने के बाद दी, तो ये उनको प्रॉमिस किया गया था कि जब केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। सुशील जा रही है कि जब वो उप मुख्यमंत्री से हटाए गए और 2020 में नई सरकार बनी, उनको दिल्ली भेज दिया गया। अब ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी से हैं, जिन्होंने सरकारें बनाई हैं, पार्टी के लिए कुर्बानी की है, तो उनको पुरस्कार मिलेगा। लेकिन अनुप्रिया पटेल हैं, परवीन निषाद हैं, जेडीयू के वो लोग हैं जो पिछली बार चूक गए थे 2019 में, उनको एक कैबिनेट का वादा किया गया था, तब वो माने नहीं थे क्योंकि उनके यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन और नेताओं की लंबी फहरिस्त थी। इसीलिए जो है जेडीयू 2019 में कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एलजेपी से रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके भाई को
अब कैबिनेट में लाए जाने की बिल्कुल संभावना है। कल उनको फोन भी जा चुका है, जैसे मेरी जानकारी है। तो उन लोगों को तो फोन जा चुका है जिनको मंत्री बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा जानकारी डरते हैं सब कि आखिरी लम्हे तक जाने क्या हो जाए। हिमांशु रहिए आप साथ में और अभिषेक भी। लेकिन अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर दिया था। पहले कार्यकाल में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के चंद महीनों बाद ही जुलाई 2016 में दूसरी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और फिर 1 साल बाद भी मंत्रिमंडल में तीसरी बार बदलाव किया था। लेकिन इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 साल बीतने के बाद पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जहां तक आज तक को मिली जानकारी का सवाल है तो उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए किस तरीके से सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, कैबिनेट में ऐसे चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जिनके आधार पर संदेश दिया जाएगा कि मोदी सरकार वाकई गरीबों, पिछड़ों, दलितों और समाज में वंचित खड़े लोगों की ही अगुवाई करती है। दावा है कि इस बार कैबिनेट रीशफल के बाद 25 ओबीसी कोटे के मंत्री मोदी सरकार में हो सकते हैं, जिससे संदेश दिया जाएगा कि देखो सरकार पिछड़े वर्ग का अधिकार देने में भरोसा करती है। युवा, तकनीक के जानकार और उच्च शिक्षा वाले सांसदों को भी मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सा बनाने पर जोर रहने वाला है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश पर विशेष नजर रहेगी। यूपी से हर जाति और हिस्से को प्रतिनिधित्व देने के लिए ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। तो सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि मंत्री पद देने का आधार युवा है या फिर चुनावी और जातीय संतुलन बनाना, जिससे वोटों का विकास हो, सीटों का विकास हो, जैसे उत्तर प्रदेश की कहानी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 9 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही पहले से मौका मिला हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश से इस बार खासकर कई चेहरों को मौका मिलेगा? कई नामों की चर्चा चलती है। उस चर्चा के गणित तक पहुंचे, पहले एक बार प्रधानमंत्री को सुनते हैं। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से 5 दिन पहले पीएम ने सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह बनाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर यह बात कही थी। तो वो पैमाना क्या होता है? क्या वो चुनावी रणनीति के हिसाब से जाति होती है? अगर हाँ, तो क्या 11% आबादी वाले ब्राह्मण, 6% वोट बैंक वाले निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल जिस कुर्मी जाति की राजनीति करते हैं उसके 4% वोट और उत्तर प्रदेश में 20% की ताकत वाले दलितों को चुनाव से पहले साधने के मकसद से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हर कार्यक्रम में, हर योजना में हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मंत्रिमंडल में भी किसी का चयन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि वो किस जाति का है, उनकी योग्यता, उनकी उपयोगिता, उनकी समाज में किस प्रकार का प्रभाव है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में चयन करते हैं। ये बात अगर सच है तो सवाल फिर ये है कि आखिर जो अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहीं, उन्हें दूसरे कार्यकाल में तुरंत न शामिल करके अब क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं? क्या पिछड़ा वर्ग को संभालने के लिए? सवाल ये कि संजय निषाद की निषाद पार्टी को क्यों नहीं पहले मौका मिल पाया? अब यूपी चुनाव से पहले ही ये मौका क्यों? और उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री पहले बने तो ब्राह्मण चेहरा महेंद्र नाथ पांडे ही शामिल रहे। क्या अब और ब्राह्मण चेहरे को सरकार का हिस्सा बनाकर जातिगत सियासत का संदेश चुनाव से पहले देना मकसद नहीं? भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाती है, पिछड़ों को दलित से लड़ाती है, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता को जीतने के लिए काम करती है। ये 2022 के चुनावी प्रबंधन के अलावा और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग कर ले, योग्यता को ना देखते हुए जाति के आधार पे और दल के आधार पे चाहे कितने भी चेहरे अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। जो आरोप विपक्षी अभी लगाते हैं, यही काम दूसरे दल अपनी अपनी सरकार में करते आए हैं। इसे बीजेपी भी बदल नहीं पाई। देश दुनिया में चपरासी से लेकर सीईओ तक योग्यता देखकर बनता है।
लेकिन भारत की राजनीति में कहीं भी मंत्री पद का बंटवारा योग्यता से ज्यादा चुनावी और जातीय संतुलन के आधार पर होता है। इसीलिए किसी भी मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे जनता के विकास से ज्यादा राजनीति के विकास पर जोर देते हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। कोई ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार नजर नहीं आती जहां पर सोशल इंजीनियरिंग इस बात पर न कर दी जाती हो। लेकिन कुमार अभिषेक, अगर हम कुछ ऐसे मंत्री भी देखते हैं जैसे एस जयशंकर हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, जहां पर वोट बैंक की बात अलग हो जाती है, जाति सोचकर तो बनाया नहीं गया, उनकी जानकारी के हिसाब से लाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सच्चाई यह हो जाती है कि वहां पर आप जाति देखे बिना आप राजनीति कर नहीं सकते हैं। तो क्या वाकई भले ही कैमरे पर न बोले लेकिन दबे छुपे तैयारियां और कुर्ते के कपड़े खरीदे जाने लगे थे वहां पर भी? यानी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व दिया जाने वाला है, मंत्रियों को मिल रहा है कोटा सबको? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें कोई अगर सबसे ज्यादा पाने वाला है तो मुझे लगता है, और जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश ही होगा। 2022 फरवरी मार्च में चुनाव है, 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और पूरी सोशल इंजीनियरिंग इस उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जरूर दिखाई देगी। मोदी मंत्रिमंडल में ये लगभग तय है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 6 से 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और सभी लोगों को, कहने का मतलब है सभी सोशल इंजीनियरिंग के जो ग्रुप हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की योजना है। जैसे अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम अभी तुरंत आया है, रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है, ब्राह्मण चेहरे हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा वरुण गांधी का भी नाम चल रहा है। लेकिन जो पिछड़ी जाति है उससे आप देखिए जो लगभग तय है उसमें अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय है, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा निषाद पार्टी से प्रवीण निषाद, हालांकि आज दिन में वो गोरखपुर में ही थे, क्या उन्हें फोन गया है या नहीं, क्योंकि चर्चा बहुत है कि उन्हें भी एमओएस बनाया जा सकता है। लेकिन कल शपथ है और ज्यादातर लोगों को दिल्ली बुलाया जा चुका है। पिछड़ी जाति से भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, दलितों के तरफ से भी कई नाम सामने आए हैं कि इन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, वो जा सकते हैं। लेकिन सबका खुलासा होगा। लेकिन एक बात साफ है श्वेता कि ये पूरी तैयारी, पूरी कवायद उत्तर प्रदेश से जो होने वाली है वो 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर होनी है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर सरकार बनाने की ओर निशाना रहेगा। और दूसरा ये कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं 14 और 19 के, तो वहां पर बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो ध्यान वहां पर रहना लाजमी है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक और हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। बहरहाल हम कुछ उदाहरण इस समय आपको याद कराते हैं। नितिन गडकरी को लगातार दोनों कार्यकाल में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय दिया जाता है, तो उनकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते किए गए कामकाज के आधार पर चर्चा होती है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहती थी तो उनकी योग्यता सार्वजनिक दिखती थी। एस जयशंकर विदेश मंत्री बनते हैं तो विदेश सचिव के नाते उनके हुनर को देखा जाता है। लेकिन यही पैमाना हर मंत्री पद के लिए नजर नहीं आता। कई बार पार्टी के लिए त्याग को सर्वोपरि मानकर त्याग के बदले मंत्री पद का तोहफा दे दिया जाता है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस से घूमते हुए बीजेपी में आए नारायण राणे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, ये 3 चेहरे संभावित मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं और तीनों के पास राज्य की सरकार में अहम पद निभाने की योग्यता भी। लेकिन क्या सिर्फ वही काबिलियत ही इन्हें दिल्ली तक ले आई? महाराष्ट्र से दिल्ली आए नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 दशक का राजनीतिक अनुभव है। लेकिन सियासी पंडित कहते हैं कि अभी राणे को मंत्री पद मिलता है तो वजह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर होती महाराष्ट्र की राजनीति है। राज्य में राणे के जनाधार और दूसरी पार्टी से आए नेताओं के तौर पर सम्मान देना भी एक वजह है। नारायण राणे साहब को मंत्री करना ये अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने सही बोले तो महाराष्ट्र के जो तमाम हमारे मराठा समाज है इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। जो महाराष्ट्र की विधानसभा ने जो सिफारिश किया है उसको अगर मान्य कर लिए तो ये मराठा समाज के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा और यही मंत्री पद से एक अच्छा संदेश महाराष्ट्र के मराठा समाज को जाएगा। तो सुशील मोदी और सर्बानंद सोनोवाल को कुर्सी देने के पीछे उनकी डिप्टी सीएम और सीएम रहते पद संभालने वाली योग्यता के साथ ही राज्य में पद त्यागने का तोहफा भी माना जा रहा है। चलिए, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि आधार चाहे जो हो मंत्री बनाने का, लेकिन उसके आगे के कामकाज पर ही
आगे निर्णय जनता ले। बहरहाल आपकी दस्तक सरकारों को जगाती है। दस्तक में हमने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था कि कैसे राजस्थान में ब्लैक फंगस और कोरोना के मरीजों से अस्पताल मनमानी वसूली कर रहे हैं। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जिन लोगों से अस्पताल ने पैसे वसूले थे उन्हें वो रिफंड किए जाएंगे। अशोक गहलोत ने राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से कोविड और ब्लैक फंगस के उपचार के दौरान अस्पतालों द्वारा वसूले गए पैसे को रिफंड करने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल विस्तार करके अपने मिशन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी की तैयारी तो आपने देख ली है। दस्तक के अगले हिस्से में कांग्रेस की बात करेंगे और बताएंगे कि सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की मुलाकात से क्या निकला। आप देखते रहिए आज तक।